हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है एडलवाइस के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मिस राधिका गुप्ता। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस दिस टाइम। थोड़ा मैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। उन्होंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से और बीएससी इन इकोनॉमिक्स किया है वॉर्टन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से। शुरुआती करियर में उन्होंने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्पेस में काफी काम किया है और उसके बाद उन्होंने एडलवाइस ज्वाइन किया इन द ईयर ऑफ 2014 और तब से लेके आज तक वो एडलवाइस म्यूचुअल फंड में जुड़े हुए हैं। कुछ और भी उनके अचीवमेंट है, जैसे कि एमफी के वाइस चेयरपर्सन अभी है और उन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है लिमिटलेस। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्पेस से लेके म्यूचुअल फंड की जो जर्नी रही, हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग पब्लिक मनी? So I always manage, मैंने पब्लिक मनी ही मैनेज किया है एंड आई थिंक पब्लिक मनी मैनेज करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। खुद का पैसा मैनेज करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप और लोगों का पैसा मैनेज करते हो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में हम आमतौर से एचएनआई का पैसा मैनेज करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में तो हम रिटेल इन्वेस्टर का जो 500 रुपए की भी एसआईपी कर रहा है वो मैनेज करते हैं। तो एक बहुत जिम्मेदारी का एहसास होता है इस काम में कि आप किसी का मेहनत से कमाया हुआ जोड़ा हुआ पैसा मैनेज कर रहे हो, और आई थिंक ये एहसास हम सबको होता है। तो इट इज अ रियल प्रिविलेज एक्चुअली कि आप पब्लिक मनी मैनेज करते हो। जी, एंड वी ऑल मस्ट एग्री कि लोगों का मेहनत का कमाया हुआ पैसा है जो हम संभाल रहे हैं, तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। एडलवाइस की बात करें तो 7-8 सालों में 5-6 हजार करोड़ से एवीएम स्टार्ट हुआ था और आज 1 लाख करोड़ पे क्रॉस हो गया है। व्हाट इज दैट वन इंग्रेडिएंट कि जिसने एडलवाइस को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है? अभी मैं इतना तो रिफ्लेक्ट नहीं करती, बट आई थिंक हर बिजनेस फाइनली अपने कस्टमर से बनता है, अपने इन्वेस्टर से बनता है, अपने पार्टनर से बनता है। तो अगर आप उन पे फोकस करके काम करो, ऐसे प्रोडक्ट लाओ जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, सच्चाई से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और जो आप कहो वो करो, तो आप ग्रो करोगे। जी, आई थिंक सिंपल फॉर्मूला आपने किया है कि इन्वेस्टर्स और छोटे लोगों के लिए जो बेहतरीन चीज है वो करो, ग्रोथ होगी। जी। पहले मैं एक ग्लोबल मैक्रोस के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बारे में हम इंडियन इकोनॉमी पे आएंगे। यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है जीसेक जिसे हम कहते हैं, वो ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। क्रूड अभी $90 क्रॉस कर गया है। इन्फ्लेशन प्रेशर अभी भी फॉरेन कंट्रीज में बना हुआ है। तो क्या आप इसे फ्यूचर का रिस्क मानते हैं या एक दौर था जो अभी खत्म होने को है तो उसका लास्ट लेग चल रहा है? आपके हिसाब से क्या देखते हैं? आई थिंक इट इज वेरी मच द सेकंड। एक दौर था जो कोविड के टाइम शुरू हुआ था, जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत गिरे थे, गिराने पड़े थे क्योंकि दुनिया के हालात ऐसे थे, और वो साइकिल एंड होनी थी अभी। लेकिन आप यूएस में देखें तो जो अभी रिसेंट अनाउंसमेंट्स हुए हैं, अच्छी बात यह है कि ग्रोथ के फोरकास्ट पॉजिटिवली रिवाइज हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के थोड़े नेगेटिव, आई मीन इन अ पॉजिटिव वे रिवाइज हो रहे हैं। तो आमतौर से ऐसे दौरान में, ग्रोथ के दौरान में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट्स को भी हाई रखा जाता है। तो हमें ये नहीं लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स जल्दी वापस आएंगे, बट आई डोंट थिंक ये एक सिचुएशन है जो एक क्राइसिस से पैदा हुई है, लेकिन एक इनएविटेबिलिटी थी जो एक पॉइंट पे तो रिवर्स होगी। जी, तो आपका ये मानना है कि जो एक दौर था वो खत्म होने को है और एक नया दौर शुरू होने को है। जी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपके काफी इंटरेस्टिंग टेक अवेज है। तो क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव आप देखते हैं? आपका एक बहुत प्रेजेंटेशन अच्छा है, इंडिया 10 on 10, तो उसमें से कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप इन्वेस्टर के साथ शेयर करना चाहें। आई थिंक इंडिया एक $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से एक $5-6 ट्रिलियन इकोनॉमी की जर्नी तय करेगा, विच विल मेक इट वन ऑफ द फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हमारी वो है, हमारी एक तो यंग पॉपुलेशन है, 28 साल की उम्र का एवरेज पॉपुलेशन है, और एक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, जब आपकी वर्किंग यंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो 2050 तक चलेगा। दूसरा, हमारी पर कैपिटा जीडीपी करीब $2700 है, जो कि 5000 होगी। और जब किसी भी देश में ये पीरियड आता है तो आप साबुन तो और नहीं यूज करोगे, तो नए तरह का डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन आता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और अलग अलग सेक्टर्स आपको पार्टिसिपेशन दिखाएंगे। हमने सर्विसेज में बहुत एक्सीलेंस दिखाई है,
दुनिया के लार्जेस्ट नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। आईटी सर्विसेज में हम एक जायंट है, $200 बिलियन की इंडस्ट्री है। लेकिन अब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी किक इन करेगी। एक देश जो 30-40 साल पहले टॉयज और टेक्सटाइल नहीं बना पाता था, वो आज फाइटर जेट और आईफोन एक्सपोर्ट करता है। तो ये इंडिया में एक बदलाव आएगा एंड दिस विल बी अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर कॉर्पोरेट अर्निंग एंड ऑल्सो फॉर इक्विटीज। ट्रू। मैंने 1-2 साल पहले एक बहुत बड़े प्रोफेसर है, उनका एक लेक्चर मैंने यूट्यूब पे देखा था। उन्होंने एक शब्द यूज किया था, लीप फ्रॉग। कैन यू कंसिडर इट एज अ लीप फ्रॉग फॉर इंडियन इकोनॉमी? इट इज अ लीप फ्रॉग, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, आप कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए, बट इट इज अ वेरी सेमिनल पॉइंट। आई थिंक जो हम लोग इस दौरान 2020 से 2040 तक काम कर रहे हैं, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। ट्रू। भारत के लिए कभी बहुत अच्छे न्यूज आए थे। जेपी मॉर्गन ने जो हमारे इंडिया का बॉन्ड मार्केट है, उसको वो वर्ल्ड बॉन्ड मार्केट में इंक्लूड करने जा रहे हैं आने वाले समय में। तो इसका इंडियन बॉन्ड मार्केट पे आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं और करेंसी पे क्या इफेक्ट आ सकता है? कि इसके तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव हैं। एक तो और जो 2-3 इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं, उम्मीद है कि वो भी हमें इंक्लूड करें, और ये एक ऐसी न्यूज है जो काफी टाइम से चाही गई थी। अब होपफुली इसके बाद कम से कम $20 बिलियन के आपको डेट में कैपिटल फ्लोज आएंगे। सो एक गवर्नमेंट डेट प्रोग्राम के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, करेंसी में होपफुली एक स्टेबिलिटी आएगी, तो इसके सिर्फ पॉजिटिव्स ही निकलेंगे। राइट। और ये दिस इज समथिंग कि हम बहुत टाइम से चाहते थे। राइट। लोगों का हमेशा इक्विटी मार्केट पे काफी इंटरेस्ट रहता है, और इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा ये पूछते हैं कि मार्केट क्या लगता है, महंगा है या सस्ता है। तो आपके हिसाब से, आपके इंटरनल रिसर्च के हिसाब से, लार्ज कैप और मिड एंड स्मॉल में वैल्यूएशन किस तरह से लग रहे हैं? सो आई थिंक अगर हम, मार्केट बहुत बड़ा है, बट इफ यू सी वेयर यू आर, आई थिंक टुडे आप एक वैल्यूएशन साइकिल के मिड पॉइंट पे हो। ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन है, लेकिन आप एक अर्निंग्स एक्सपेंशन की बिगिनिंग में हो। एंड आई थिंक अगर आप आज मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको तीनों सेगमेंट्स मार्केट के देखने पड़ेंगे। क्यों? कि जैसे इंडियन इकोनॉमी खुल रही है, वो सिर्फ 50 स्टॉक्स की या लार्ज कैप की वो नहीं रही है। आपके कुछ क्षेत्र में लीडर्स जैसे बैंकिंग और टेक है, वो लार्ज कैप के लीडर्स हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स या केमिकल्स की लीडर्स मिड कैप हैं, और डायग्नोस्टिक और कैपिटल मार्केट्स की स्मॉल कैप है। तो हर सेगमेंट में आपको एक्चुअली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पूरी इकोनॉमी कैप्चर करने के लिए। ट्रू। एडलवाइज म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। जितने भी फंड्स है इक्विटी के, वो जब से उनकी शुरुआत हुई तब से लेके आज तक एक कंसिस्टेंसी हमने देखी है और एक स्टेबल अप्रोच हमने देखा है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि बैक प्रोसेस फंड मैनेजमेंट साइड पे क्या रहती है, आपकी तरफ से उनको क्या सुझाव रहते हैं और वो किस तरह से पोर्टफोलियो एलोकेशन करते हैं? I think दो बातें हैं। One is that we have always wanted this consistency outcome. In fact, हमारे फंड्स कभी वो टॉप ऑफ द चार्ट्स फिर बॉटम में, हम ये नहीं चाहते, बिकॉज हमें पता है कि निवेशक तब पैसे बनाता है जब वो टिका रहता है लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए तभी टिका रहेगा जब कंसिस्टेंसी आएगी, नहीं तो वो परेशान होता है। Right. दूसरा, we have always wanted to be a fund house which is very principal and process driven rather than individual driven. इंडिविजुअल्स आते हैं और जाते हैं, लेकिन प्रोसेस टिकता है। तो हम कम फंड्स चलाते हैं और उनको रिव्यू बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। कुछ हमने प्रैक्टिसेस बड़ी यूनिक डाली हैं, जैसे हम अपने फंड्स में कैश कॉल नहीं लेते, हम अपने फंड्स में ज्यादा सेक्टोरल बेट्स नहीं लेते, हम स्टॉक पिकिंग पे फोकस करते हैं और वही करते हैं। और एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में है जिसको हम फेयर कहते हैं, जिसमें हम कंपनी को फोरेंसिक चेक करते हैं, प्राइस चेक करते हैं और बिजनेस रोबस्टनेस चेक करते हैं, और खुद को हम ना वैल्यू कहते हैं ना ग्रोथ इन्वेस्टर्स, हम अब अच्छी कंपनी की तलाश में हम वो काम करते हैं। ट्रू। इन्वेस्टर्स हमेशा ये पूछते रहते हैं कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, मिड कैप में करें, स्मॉल कैप में करें, और कहाँ कितना एलोकेशन करें। तो कई बार वैल्यूएशन के हिसाब से या कई बार इन्वेस्टर के एलोकेशन के हिसाब से भी ये चीज कई बार बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो एडलवाइज एक बहुत अच्छे सॉल्यूशन लेके आ रहा है, मल्टी कैप फंड। तो कैन इट बिकम अ कोर पोर्टफोलियो ऑफ एन इन्वेस्टर? आई थिंक इट विल। इनफैक्ट हमारे यहाँ यही बात हो रही थी दैट इफ यू लुक एट वन इक्विटी प्रोडक्ट फॉर द फ्यूचर, वो शायद मल्टी कैप हो जाए। अब हम इसमें 40 लार्ज, 30 मिड, 30 स्मॉल कर रहे हैं।
एज आई सेड, अगर आपको इकोनॉमी में वाइड पार्टिसिपेशन चाहिए तो तीनों सेगमेंट्स चाहिए। ये टाइमिंग के कब लार्ज मिड स्मॉल करना ये बहुत मुश्किल हो जाती है। True. इट्स ऑल्सो वेरी टैक्स इनएफिशिएंट। तो एक सिंपल सोल्यूशन के उससे आपको पूरी इकोनॉमी का एक्सपोजर मिल जाएगा एक बहुत एफिशिएंट तरीके से। ट्रू। तो अलग अलग फंड ना ढूंढने से ये ये बेहतर है। मल्टी कैप फंड एक आपका स्टैंडर्ड डिफॉल्ट एसेट एलोकेशन का प्रोडक्ट हो जाएगा। यस। एक आखिरी सवाल है। इन्वेस्टर्स के पास पार्ट में ज्यादातर यही आता है कि उनका बिहेवियर मेंटेन करे, जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन करे। तो आपके इतने साल की जर्नी में कुछ उसका निचोड़ इन्वेस्टर्स को दे सके, जिसे हम कहते हैं विजडम ऑफ एन इन्वेस्टर। आई थिंक वी आर वेरी लकी, वी लिव इन अ कंट्री जहाँ इंडस्ट्रीज आपको 12% देंगे। अगर आप सही बेसिक फंड में आपको कोई बहुत साधारण चीजें करनी है, एसआईपी के जरिए करो, लमसम के जरिए करो, आपको साधारण चीजें करनी है, लंबे समय तक करनी है, और बीच में जानना है कि उतार चढ़ाव भी आएंगे। चाहे मैंने इकोनॉमी की भी कितनी अच्छी बातें की, जी। शॉर्ट टर्म ड्रामा आएगा, उसको आपको आगे चल के आगे बढ़ना है, बस और कुछ नहीं। डिसिप्लिन रहना है, डिसिप्लिन रहना है, लॉन्ग टर्म रहना, बस। इंडिया विल डू द रेस्ट ऑफ। बाकी काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका काफी इंपॉर्टेंट टाइम स्पेयर करने के लिए। थैंक यू इन्वेस्टर्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू लेट अस नो इन द कमेंट, we'll get back to you.